Okay, so about John Keats. Okay, so as I told you that the important point here is, the two cities, London and Rome. He was born in London but died in Rome. Okay, और एग्ज़ाम में कभी कभी इनकी पर्टिकुलर डेट्स भी पूछी जाती हैं कि 31 अक्टूबर को बॉर्न हुए या 30 अक्टूबर को बॉर्न हुए, तो ये याद रखिएगा। और ही डाइड ऑन 23rd Feb of 1821। Yes. So I told you about his youth. There are two important points here. That his father died when he was just 8, and his mother died when he was just 14. Okay, two important points. And here, at the age of 15, so at the age of 15 means around 1810. Okay, he started apprenticing for becoming a surgeon and the business of apothecary. Apothecary, I repeat it, a person who prepares medicines और work for medicines और sells medicines। ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि वो किस प्रोफेशन से जुड़े हुए थे, सर्जन से जुड़े हुए थे और अपोथेकेरी से जुड़े हुए थे। ठीक है, लेकिन कुछ ही सालों में, 4-5 सालों में उनको लगा कि नहीं, उनकी ज़िंदगी जो है वो मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि उन्होंने बीच में पोएम लिखी थी 1814 में। दैट वाज कंसिडर्ड हिज फर्स्ट पोएम, एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर इन 1814। ओके, तो इस पोएम को लिखने के बाद में ही रियलाइज्ड दैट हिज लाइफ इज नॉट मेंट फॉर मेडिकल एरिया और मेडिकल प्रोफेशन। ओके, सो इन 1816 ही abandoned the medical career and opted for literature। उनको लगा कि मेरी जिंदगी, oh somebody wants to join, admit, okay, yes। so 1816 में उन्होंने मेडिकल फील्ड को छोड़ दिया और उसके बाद में वर्क करने लगे फॉर लिटरेचर। लेकिन उससे पहले ही बिगनिंग हो गई थी कब, 1814 में, जब उन्होंने पहली पोएम लिखी, एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर इन 1814। राइट, तो और अब उनकी जो बची हुई ज़िंदगी है वो 5 साल का जो उनकी लाइफ रही है। इन 1821 ही डाइड। राइट, तो वो केवल बात करती है उनका लिटरेरी करियर की। सो हिज फर्स्ट मैच्योर पोएम, आई रिपीटेड, 3 पोएम ऐसी हैं जिनके बारे में क्वेश्चन आता है कि ये पहली पोएम है या नहीं है। पहली पोएम हमने बात की इन 1814, एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, विच इज स्टिल अवेलेबल बट अनपब्लिश्ड। ओके, सेकेंड जो मैच्योर पहली पोएम है वो है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, जो अक्टूबर 1816 में आई। ठीक है, और इस पे जो एक और क्वेश्चन होता है कि ये पोएम इंस्पायर्ड किससे थी, तो इसमें याद रखना है, एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि इट वाज इंस्पायर्ड ऑन द ओरिजिनल वर्क ऑफ जॉर्ज चैपमैन्स इलियड एंड ओडिसी। अगर ऐसे लिखे कि जॉर्ज चैपमैन ने इलियड और ओडिसी लिखा था, उससे इंस्पायर्ड थी, तो वो ऑप्शन गलत होगा। फिर किससे इंस्पायर्ड थी, जॉर्ज चैपमैन का इलियड और ओडिसी का जो ट्रांसलेशन था उससे इंस्पायर्ड थी। ठीक है, अब अक्टूबर 1816 और 1814 इनके बीच में एक और पोएम आई थी जिसका नाम था ओ सॉलिट्यूड। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट पोएम इन प्रिंट। ठीक है, ओ सॉलिट्यूड जो उनकी खुद की मैगजीन द एग्जामिनर में पब्लिश हुई थी इन मई 1816। ओके, सो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट दीज 3 पोएम्स। तीनों को ही पहला पोएम बोला जाता है। एक पहली अनपब्लिश्ड है, एक पहली इन प्रिंट है, एक पहली मैच्योर पोएम है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अक्टूबर 1816 में उन्होंने जो पोएम लिखी थी इसको पहला पोएम माना जाता है, उसका नाम क्या है? तो उसमें ऑप्शन होगा वो सॉलिट्यूड, ऑन फर्स्ट लुकिंग और वो स्पेंसर वाला। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा आप, इनकी डेट्स भी याद रखनी पड़ेंगी। देन आई टोल्ड यू दैट ये वाली जो पोएम है पहले पब्लिश हुई थी। इफ यू लुक एट ऑन द राइट हैंड, हंट ने एक वर्क पब्लिश किया जिसका नाम था 3 यंग पोइट्स, और वो यंग पोइट्स कौन कौन से थे? शेली,
कीट्स एंड रेनॉल्ड्स। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये कि वो कौन कौन से यंग पोइट्स थे जिनके बारे में ले हंट बात करते हैं, शेली, कीट्स एंड रेनॉल्ड्स। और ले हंट ने ही इनकी पोएम ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर सबसे पहली बार पब्लिश की। एंड आफ्टर दैट दिस पोएम वाज इंक्लूडेड इन कीट्स फर्स्ट बुक। कीट्स की पहली बुक कौन सी थी, पोएम्स करके, कब आई, इन मार्च 1817। कीट्स की पहली बुक कौन सी थी, पहली पोएम अलग हो गया, पहली बुक कौन सी थी, देयर इज ए डिफरेंस, बुक इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स, राइट। तो पहली बुक थी पोएम्स। पहली पोएम की अगर बात होगी तो तीन है, स्पेंसर करके, सॉलिट्यूड करके और चैपमैन करके, ठीक है। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज। तो इसी वर्क में पहली बार ये पब्लिश हुई, इन्होंने पब्लिश कराया खुद, ठीक है। लेकिन इससे पहले ले हंट इसको पब्लिश करा चुके थे इन अक्टूबर 1860। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. All right. Yes, then we were talking about Endymion, right? So it appeared in 1818 और बहुत ही famous poem है। Yes, somebody was telling about Endymion. बताइए कुछ एंडीमियन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंडी हाँ, ओके, very good. Yes, sir. And divided into 4 books, Mhm. that is 1000 lines each, wow, lovely. and written in heroic couplets, sir. Okay, very good. So Uh, it is mhm. and also Kate's call it a trial of my imagination. Very good, very good, very good. Mhm. And the opening lines are, a thing is a beauty, joy forever, and it was also criticized by Lockhart. Lockhart and who else? One important person, one more. One Byron, I guess. No, just a minute. Sorry, ये sorry. देखिए देखिए, ये हम उसी स्लाइड पे आ गए हैं। द नेगेटिव रिव्यूज ऑफ हिज एंडीमियन, इसकी वजह से लोग कहते हैं, बायरन ने कहा था कि उसकी वजह से उनकी डेथ हुई, और इसी जो नेगेटिव रिव्यूज थे एंडीमियन के, इसकी वजह से डेथ हुई। इसका मेंशन शेली ने अपनी एडोनीस में किया है, ठीक है। एडोनीस किस पे लिखी गई है, ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स, ठीक है। John Keats. तो इनके नेगेटिव रिव्यूज के बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये है। दो क्रिटिक थे, जॉन विल्सन क्रॉकर, और उनका जो मैगजीन थी वो थी क्वार्टरली रिव्यू, इन्होंने क्रिटिसाइज किया इसको। और दूसरे थे लॉकहार्ट, और कौन सी मैगजीन में, ब्लैक वुड्स मैगजीन, ठीक है। तो ये लॉकहार्ट ने एंडीमियन को कैसे डिस्क्राइब किया था, इम्परटरबेबल ड्राइवलिंग इडियोसी, ये फ्रेज याद रखिएगा। और इन्होंने एक और बात कही थी, इट इज अ बेटर एंड वाइजर थिंग टू बी स्टार्व्ड अपोथेकेरी देन स्टार्व्ड पोइट। उन्होंने कहा था कि भैया तुम लौट जाओ, तुम मेडिकल प्रोफेशन के आदमी हो, तुमसे पोएम नहीं लिखी जा पाएगी, ठीक है। तो तुम भूखों मर जाओगे अगर कविता लिखोगे, बिकॉज नोबडी विल रीड योर पोएम्स एंड यू विल नॉट बी एबल टू अर्न मनी, ठीक है। तो बेटर है कि यू रिटर्न टू योर ओरिजिनल एरिया, दैट इज मेडिकल फील्ड, ओके। सो बैक टू द शॉप ऑफ व्हाट, मेडिसिन, राइट, मिस्टर जॉन, बैक टू प्लास्टर, पिल्स एंड ऑइंटमेंट बॉक्सेस। ये किसका रेफरेंस दे रहा है, प्लास्टर्स, पिल्स, ऑइंटमेंट बॉक्सेस, किसका रेफरेंस दे रहा है, मेडिकल लाइन का, है ना। पिल्स मीन्स यू नो वो टैबलेट्स जो होते हैं, ऑइंटमेंट जो आप अप्लाई करते हैं अपनी स्किन पर, राइट। तो इट वॉज लॉकहार्ट एंड ब्लैकवुड्स हु क्वाइंड द डिफेमेटरी टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द कॉकनी स्कूल। कॉकनी स्कूल को टर्म करने वाला थे लॉकहार्ट, और किसके लिए यूज किया था इन्होंने, फॉर हंट एंड हिज सर्कल, और उस सर्कल में हैजलेट और कीट्स इंपॉर्टेंट फिगर्स थे, ठीक है। सो द कॉकनी स्कूल वॉज कॉइंड बाई लॉकहार्ट विच रेफर टू स्पेशली फॉर हंट एंड हिज सर्कल विच इंक्लूडेड हैजलेट एंड कीट्स, ठीक है, ओके। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, मैं आई एम ऑन द लास्ट स्लाइड, या in the summer of 1818 he went on a walking tour in the Lake District
ये इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि ये लेक डिस्ट्रिक्ट में गए थे, बट ही वॉज नॉट अ लेक पोइट। लेक पोइट्स किसको बोला जाता है? हु आर द लेक पोइट्स? विलियम वर्ड्सवर्थ, हाँ रॉबर्ट हाँ, एंड कॉलरिज। कॉलरेज, सदे एंड वर्ड्सवर्थ। वेरी गुड, ओके, ठीक है। Yes, and about the same time, when his work Endymion was criticized, he fell in love with Fanny Browning, ठीक है। और टॉम जो उनके भाई थे वो भी ट्यूबरकुलोसिस से सफ़र कर रहे थे, ये आपने उनकी बायोग्राफी में पढ़ा होगा, ठीक है। तो उन्होंने मतलब जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो गई थी टॉम की, जो उनके बड़े भाई थे, तब तक उनका साथ दिया, और उनकी डेथ के बाद में, ठीक है, ही इंगेज टू फैनी ब्राउनिंग, बट बिकॉज ही वॉज ही हिमसेल्फ वॉज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस एंड ही हैड एट दैट टाइम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, ठीक है, क्योंकि इस टाइप से बहुत ही नेगेटिव रिव्यूज हुए थे उनकी पोइट्री के, तो पैसे नहीं आ रहे थे, तो उनकी जो और उनकी हेल्थ भी डिटोरिएट हो रही थी, तो इट प्रिक्लूडेड मैरिज, मतलब ही कुड नॉट मैरी टू फैनी ब्राउनिंग। लव तो हुआ था बट ही कुड नॉट मैरी। ओके, देन द ईयर 1819, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जॉन कीट्स का सबसे प्रोडक्टिव ईयर कौन सा था, दैट इज ईयर 1819। ओके, सो फ्रॉम ऑटम 1818 टू ऑटम 1819 कीट्स ने जो उनका पूरा कैरियर की ग्रेटेस्ट पोइट्री थी उसको उन्होंने लिखा, जिसमें नरेटिव पोइम्स हैं लैमिया एंड सेंट एग्नेस, और जो ओड्स हैं, जो इम्पोर्टेंट ओड्स हैं जो उन्होंने लिखी, नाइटिंगेल, ग्रेसियनर्ड, साइकी, मेलंकली एंड टू ऑटम। एंड जो बैलेड है वो ला बैलेड एम्सेंस मर्सी है, विच इज इन योर सिलेबस, और एक ओड आपके सिलेबस में है, ओड ऑन ए ग्रेसियनर्ड। एपिक पोएम है हाइपीरियन, विच इज अनफिनिश्ड, ये इंपॉर्टेंट है, विच पोएम ऑफ जॉन कीट्स इज अनफिनिश्ड, दैट इज हाइपीरियन। सॉरी, इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. नाउ इफ यू टॉक अबाउट हिज लास्ट ईयर, ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नो नथिंग हियर, जस्ट अ मिनट, यस, ये इम्पोर्टेंट है जोसेफ सेवर्न। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, कोई बता सकता है? ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, एक जो लास्ट टाइम तक उनकी डेथ तक उनके साथ में रहे थे वो उनके फ्रेंड थे जोसेफ सेवर्न, ठीक है। और ये पोर्ट्रेट आप देख रहे हैं नीचे, ये जोसेफ सेवर्न ने ही बनाया हुआ है पोर्ट्रेट, ठीक है। तो दोज हिज बायोग्राफर से कि वो जोसेफ सेवर्न की बाहों में ही उन्होंने दम तोड़ा था, ठीक है। ओके, नाउ दिस वाज अबाउट जॉन कीट्स। ओके, नाउ वील टॉक अबाउट हिज पोएम ला बेले डेमसेंस मर्सी। यस, पहली बात ये है कि ये एक बैलेड है, और इसका जो टाइटल आया था वो कहाँ से आया था? फ्रेंच मेडिएवल पोइट अलैन चार्टियर। अलैन चार्टियर की एक पोएम थी, इसी नाम से पोएम थी, जहाँ से ये टाइटल लिया गया है, ठीक है। इस पोएम को तो सभी ने पढ़ा होगा, आई बिलीव सो, राइट? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो ठीक है, कोई बताइए फिर समरी अच्छे से। एनी ऑफ यू? क्या होता है पोएम में? बहुत ही सिंपल सी पोएम है। ओके, हाउ मेनी स्टेंजाज आर देयर? There are 12 stanzas, and it is about a knight who wanders in search of a fairy. And was Is deceived. he in search of that beautiful lady or something else? Sir, I think it deals with the Not in hopeless search, passion he of a was- knight. पैसन की तो कोई बात नहीं करिएगा बेटा। Sir,
it is about a knight who wanders in search of a beautiful lady and No, he is not in search of Sir, anything. I think he Hmm. dreams about the lady. Hmm. I don't remember exactly. But Okay. I've read it. The poem is a short story, love. बैलेड है, हाँ, उसको आप शॉर्ट स्टोरी टाइप बोल सकते हो. बैलेड्स क्या होते हैं? नाइट एक हम्म, पहाड़ी पे या मतलब मैदान में किसी लेडी से मिलता है, फिर वो उसे कुछ मतलब कंदमूल खिलाती है, फिर वो अपनी गुफा में लेके जाती है आराम करने के लिए. वो सोचता है तो उसे वहाँ पे सपना आता है. सपने में उसे कुछ मतलब कुछ और भी नाइट्स दिखते हैं, कोई राजा मतलब प्रिंस वगैरह, जो मतलब उसे कहते हैं कि वो तुझे बहका के लाई है, कुछ इस टाइप से है. राइट, ओके. Yes, sir. It is about a beautiful lady without mercy. Okay. Go on, give your comments, everyone. देखो जितना आप डिस्कस करेंगे ना, हाँ, autobiographical. ऑटोबायोग्राफिकल कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. Shows its own love for Fanny Brown. यस, एक तो ये है. दूसरी बात और कौन सी ऑटोबायोग्राफी है इसमें? दो चीजें हैं, दो एलिमेंट हैं ऑटोबायोग्राफिकल के, बताइए. देखो, दिस पोएम इज अबाउट लव एंड डेथ. ठीक है, ये तो पता ही है आपको. अब लव किसका है? फैनी ब्राउनी का. ये ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है. डेथ किसकी है? उनके भाई टॉम की. जो किससे टॉम की डेथ कैसे हुई थी? ट्यूबरक्लोसिस. ओके, एनीथिंग एल्स? सर एलेगरी है क्या? एलिगरी नहीं है, ये बैलेड है. मिस्टिकल एलिमेंट्स हैं इसमें, बट इट्स नॉट एलिगरी. ओके, सो देर आर 12 स्टेंजाज एज यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड. तो ये पोएम की शुरुआत होती है, एक पासर बाई है, ठीक है. और वो पासर बाई कैसा है? अनआइडेंटिफाइड. एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए एक ऐसा क्वेश्चन बनता है कि उस नाइट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. उसकी एज के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है, या उसका सोशल स्टेटस के बारे में, ठीक है, या उसका क्लास क्या था, इसके बारे में मेंशन किया गया है. तो एजेस के बारे में बताया गया इनके, कितनी एज थी उसकी, कैसा था, इन सब के बारे में कोई बात नहीं की है. वो अनआइडेंटिफाइड पासर बाई है, ठीक है. A knight in a desolate wasteland and asks him what is wrong. तो वो जो नाइट है वो क्या कर रहा है? वो एमलेसली वॉन्डरिंग, ठीक है, कुछ पता नहीं वो क्यों उधर पे भटक रहा है, क्या है, कुछ भी पता नहीं है. तो वो जो पासर बाई है वो पहले के 3 स्टेंजाज में उससे क्वेश्चन करता है कि व्हाई आर यू हियर. ही गिव्स ही आस्क क्वेश्चंस एंड ही टॉक्स अबाउट द एटमॉस्फियर. मतलब वहाँ का एटमॉस्फियर कैसा है जहाँ पर वो नाइट टहल रहा है, ठीक है. और उसके बाद में नाइट आंसर करता है और वो बताता है कि कैसे वो एक ब्यूटीफुल लेडी के लब में रहा, उसके बाद क्या क्या हुआ उसके बारे में बात करता है, ठीक है. तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ला बेले डेम सेंस मर्सी का इंग्लिश में मीनिंग क्या है और ये कौन सी लैंग्वेज में है. सॉरी, ला बेले डेम सेंस Sir, this is French. फ्रेंच. वेरी गुड. मीनिंग क्या है? सेंस ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी. सेंस का मतलब Sir, I think beautiful lady without mercy, sir. सेंस मीन्स विदाउट. सॉरी, हाँ, ला मतलब द, बैले ब्यूटीफुल, डैम इज लेडी एंड सेंस विदाउट, ठीक है. द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी. ओके, नाउ दिस इज अबाउट व्हाट? लव एंड डेथ. लव किसकी? ये लव एंड डेथ क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स. लव ऑफ फैनी ब्राउनी एंड डेथ ऑफ whom? टॉम. ओके, For his brother.
राइट नाउ सॉरी, इसमें स्टेंजा फॉर्म क्या है? बैलेट स्टेंजा फॉर्म है, ठीक है। तो कितने लाइन का स्टेंजा है इसमें? 12. No, there are 12 stanzas, but each stanza has 4 lines, right? अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये क्वार्टेन है क्योंकि 4 लाइन स्टेंजा है, एंड अल्टरनेटिंग आयम्बिक टेट्रामीटर एंड ट्राईमीटर लाइंस। टेट्रामीटर आयम्बिक सभी को पता है क्या होता है? Yes, sir. इज देयर एनीबडी हु डज नॉट नो व्हाट इज आयम्ब? सबको पता है, अच्छा ठीक है। टेट्रामीटर का मतलब हाउ मेनी सिलेबल्स? Stanza. 3-line stanza. 4 syllables. 4 सिलेबल्स टेट्रामीटर। 3-line stanza. Four. नो सी वेट, 3-line stanza. एक आयम्ब में कितने सिलेबल्स होते हैं? 5. एक आयम्ब में? 5. नो, आयम्ब कैसे बनता है? 2 सिलेबल से मिलकर के। और आयम्बिक पेंटामीटर में कितने सिलेबल होंगे? पेंटामीटर का मतलब 5, मतलब 5 मीटर्स, मतलब 10 सिलेबल्स। आयम्बिक टेट्रामीटर मतलब 4 सिलेबल्स, ठीक है। हाँ, तो आयम्बिक टेट्रामीटर हो गया 8 सिलेबल्स का। एक आयम्ब बनता है 2 सिलेबल से, स्ट्रेस्ड फॉलोड बाई और अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाई स्ट्रेस्ड। क्या है, सही बताओ? अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाई स्ट्रेस्ड, ठीक है। आयम्बिक होता है अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाई स्ट्रेस्ड, माने पहला सिलेबल वीक होगा, दूसरा वाला सिलेबल स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो आयम्बिक टेट्रामीटर में 8 सिलेबल होते हैं और 4 आयम्ब होते हैं, ठीक है। तो इसमें आयम्बिक टेट्रामीटर है और ट्राईमीटर लाइंस भी हैं, ठीक है। अल्टरनेटिंग ट्राईमीटर लाइंस हैं, लेकिन जो लास्ट वाली लाइन है ऑफ ईच स्टेंजा वो सबसे छोटी है, याद रखिएगा, ये लास्ट वाली लाइन सबसे छोटी है, ठीक है। नाउ नो फीचर्स क्या है इसके? नैरेटिव फॉर्म में है, मतलब स्टोरी टाइप में बताई जा रही है। डायलॉग है, किसके किसके बीच में डायलॉग है? एक अनआइडेंटिफाइड पर्सन है और नाइट है, ठीक है। लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, कई सारे वर्ड को रिपीट किया गया है, कई सारी लाइंस को रिपीट किया गया है। एग्जाम्स में आजकल इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी लाइंस रिपीट की गई हैं या ये वाली लाइन कितनी बार रिपीट की गई है, ठीक है। जैसे अभी ये वाला यूपीएचएससी वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, रॉबर्ट ब्राउनी की पोएम थी माई लास्ट चेज, फ्रा पेंडोल्फ कितनी बार उसको कितनी बार मेंशन किया गया उसमें। और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं। सिंस एक और क्वेश्चन इसमें आता है क्योंकि इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं, लव है, डेथ है, ठीक है। तो ये इसमें गोथिक एलिमेंट्स भी हैं। वैसे गोथिक नोवेल होता है, ठीक है, लेकिन इसको गोथिक एलिमेंट से भी रिलेट किया जाता है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इट्स रिलेटेड टू गोथिक एलिमेंट्स ऑल्सो। गोथिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? you know they are, you know, what should I say, supernatural kind of things, okay, adventurous things. Sir, Harry Potter movie can be defined in this category. मूवीज के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बात कर सकते हम, ठीक है, उसका मैंने ऐसा एनालिसिस किया नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, लव एडेम्पशन मर्सी के लिए टर्म यूज होता है फेमी फैटले, ये याद रखिएगा, ठीक है। और जिसका मतलब है अ सिर्से लाइक फिगर हु अट्रैक्ट्स लवर्स ओनली टू डिस्ट्रॉय नॉट टू लव, ये इंपॉर्टेंट है। फेमी फैटले सिर्से लाइक फिगर जो लवर्स को क्यों अट्रैक्ट करती है? उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है। और कैसे? बाई हर सुपर नेचुरल पावर्स, ठीक है। और वो डिस्ट्रॉय क्यों करती है? बिकॉज इट इज इन हर नेचर, देयर इज नो अदर रीजन। उसका स्वभाव ही ऐसा है कि लोगों को लव से अट्रैक्ट करना और उनको डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। ओके, नाउ विल कम टू द पोएम।